हेलो एवरीवन। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमें सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में पता होना चाहिए। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज़ बेसिकली अ डिवाइस विच स्टोर्स द चार्ज। कैपेसिटर का काम होता है कि वो चार्ज को स्टोर करे। और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनकी प्लेट्स हैं उनकी अरेंजमेंट एक पैरेलल मैनर में होती है, तो इसलिए जो ये कैपेसिटर है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बोला जाता है। तो चलिए इसकी मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैथमेटिकली हम आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो प्लेट्स ले ली हैं डिफरेंट एंड आई हैव अरेंज्ड देम इन ए पैरेलल मैनर. You can also arrange these two in this manner also, and I say like there is a uniformly charged distribution of positive charge over the sheet, I say 1, and this is a second sheet. Okay, so there is no big difference in this arrangement and this arrangement. दोनों की दोनों ही पैरेलल में हमारी अरेंज्ड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने दो प्लेट्स ली हैं और मैंने उनका जो एरिया है वो मैंने ए माना है, और मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसको मैंने डी मान लिया, ठीक है जी। और मैंने माना कि जो फर्स्ट वाली प्लेट है मेरी, उसकी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा एंड इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। वाई दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन हियर? बिकॉज हमें पता है कि जो सिग्मा होता है दैट इज़ द चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जब सरफेस चार्ज डेंसिटी जब सरफेस आ जाए तो वहाँ पे हम चार्ज के डिवाइड में एरिया लेते हैं, सो विच मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव था, तो बेसिकली द चार्ज डेंसिटीज गोज पॉजिटिव वन टाइम एंड अनदर टाइम इट गोज नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहे हैं हम। कंडीशन हमने यहाँ पे क्या ली है, वो ली है कि जो हमारी डी स्केयर होगी, जो डी स्केयर की वैल्यू होगी वो ए से बहुत बहुत कम होगी। वाई वी आर टेकिंग दिस? सबसे पहले हम इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम इस वैल्यू को ले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये वैल्यू यहाँ पे डी स्केयर इज़ वेरी वेरी लेस देन ए ली गई है, वो इसलिए ली गई है क्योंकि हमारे पास एक गॉसेस लॉ होती है, और गॉसेस लॉ की जो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ से हमने एक छोटा सा एक्सप्रेशन डिराइव किया था, दैट इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। और जो एन कैप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है किसी भी एक्सिस के अलोंग। तो इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो अब हम अपने एक्सप्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब मैंने क्या कर लिया कि मैंने उस सेम एप्लीकेशन का पैटर्न अपनाते हुए यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली, और प्लेट के अंदर बेसिकली दो रीजन्स को डिवाइड किया। माय फर्स्ट रीजन इज़ from the positive side and other reason is from the negative side. And remember one thing कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, ठीक है जी। तो जो हमारे पास दो रीजन बने हैं, इन दोनों रीजन में बेसिकली हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब हमें पता है कि किसी भी एक्सिस के अलोंग जो हम वैल्यू लिखते हैं वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1। तो इसलिए मेरे पास जो रीजन फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे E अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड अनदर इज माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इन द बोथ रीजन देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और 0 क्यों होगा? ड्यू टू फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। अब फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड क्या होता है उस चीज को समझते हैं। तो फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड क्या होता है उस चीज को समझते हैं कि फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड्स के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मेरा जो प्लेट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी गई है,
तो इसकी आउटर साइड पे जो फील्ड लाइन आएंगी वो बैंड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बैंड हो जाएंगी, मतलब वो इसको क्रॉस नहीं करेंगी लेकिन वो मुड़ जाएंगी। तो यही हमारा क्या कहलाता है? फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। तो अब ये बात होगी हमारी आउटर जो हमारी जो प्लेट्स है उसकी आउटर साइड पे, जो कि हमारे रीजन थे, रीजन फर्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजन फर्स्ट एंड सेकंड है। तो इसी तरह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तो जरूरत ऑब्वियस सी बात है पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, या फिर मैं ये कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब जहाँ पे भी ग्रेडियंट वर्ड अगर आ जाए तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि पर यूनिट लेंथ। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीज मेरी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इन बिटवीन द प्लेट्स आएगा। इस रीजन के अंदर ही हमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। वही सेम उस वाली बात होगी ये जो हमारे पास क्या था, उसका रिजल्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली शीट थोरोली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाला जो हमारा जो रिजल्ट था वो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने कैसे निकाली? देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 आई वुड से। यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसके अलोंग E1 है, इसके अलोंग E2 है, तो डिफरेंस कैसे निकालूंगा? E2 माइनस E1। तो मैंने इसको मान लिया जैसे कि इसके रिस्पेक्ट में इसको 2 मान लिया, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इसको 1 मान लिया। तो मैंने मान लिया कि E2 एंड दिस इज E1। तो मैं एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, तो दैट विल बी गिवन बाय E2 माइनस E1। सो देयरफॉर E2 इज sigma upon 2 epsilon naught and minus of minus sigma upon epsilon naught, that means sigma 2 epsilon naught, sorry, that means sigma upon epsilon naught। तो ये मेरे पास किस चीज की वैल्यू आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इन बिटवीन द प्लेट्स मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब हमारे डेरिवेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब हमें पता है अच्छे से कि जो E होता है दैट इज इक्वल टू VD, या फिर आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो मेरे पास E की वैल्यू आ गई। तो E की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू V। अब मैं यहाँ से V की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये सिग्मा होता है, मैंने पहले बताया कि सिग्मा इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मेरे पास ये चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू है। तो पोटेंशियल की वैल्यू में अगर सिग्मा की वैल्यू क्या अपॉन ए डालूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगी? क्या डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो चार्ज होता है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस उसको मैं लिख सकता हूँ क्यू इक्वल टू CV। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू CV। अब V की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास क्यू की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। V की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? क्यू बाय C। सो दिस मीन्स दिस इज C हेयर, और ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास जो C की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू